नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बाजरे को लोकप्रिय बनाने में भारत की अग्रणी भूमिका महत्वपूर्ण। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने का भारत का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वसम्मति से पारित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, वैश्विक आर्थिक वृद्धि का रुख एशिया की तरफ बढ़ने से इस क्षेत्र में संपर्क के अभूतपूर्व अवसर पैदा हो रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के महत्व के पीछे पड़ोसी पहले की नीति और भारत की एक्ट ईस्ट नीति की बढ़ती प्रासंगिकता है। देश में निर्मित पहला कोविड टीका कोवैक्सीन 81% मामलों में प्रभावी साबित हुआ है। देश में अब तक 1,66,16,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने म्यांमार में हुए सैन्य विद्रोह के खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी। कल एक ही दिन में 38 प्रदर्शनकारियों की मौत। और खेलों में अहमदाबाद में चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में चायकाल तक इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5 विकेट पर 144 रन बना लिए। साइना नेहवाल और पी कश्यप स्विस ओपन बैडमिंटन में हारे और स्पेन में 35 बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में एशियाई चैंपियन पूजा रानी सेमीफाइनल में पहुंची। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी देशों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के प्रस्ताव को पेश किया और इसका समर्थन किया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत को इस बात का हर्ष है कि इसने बाजरे को लोकप्रिय बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि ये कृषि वैज्ञानिकों और स्टार्टअप समुदायों के लिए शोध तथा नवाचार का विषय भी प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के भारत के कल के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य बाजरे के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 नाम के इस प्रस्ताव को भारत के साथ बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल ने समर्थन दिया, जबकि 70 से अधिक देशों ने इसे सह प्रायोजित किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने विश्वास व्यक्त किया है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाए जाने से बाजरे की पैदावार के प्रति अधिक जागरूकता लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्राहकों, उत्पादनकर्ताओं और नीति निर्माताओं के समक्ष बाजरे के पोषक तत्वों तथा पारिस्थितिकीय फायदों को बढ़ावा देने के साथ साथ पैदावार क्षमताओं, अनुसंधान और विकास संबंधी निवेशों में सुधार लाने की तत्काल जरूरत है। प्रस्ताव में बाजरे के पोषक तत्वों और जलवायु के प्रति लचीलेपन के बारे में जानकारी बढ़ाने के साथ साथ बाजरे का उत्पादन तथा सेवन बढ़ाकर संतुलित और स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता लाने का प्रावधान है। इसमें बाजरे की व्यापक आनुवांशिक विविधता और अलग अलग पर्यावरणीय माहौल में पैदावार की क्षमताओं को बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भारत के इस प्रयास की सराहना की। भारत ने आज मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन के अवसर पर चाबहार दिवस भी मनाया। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इसमें अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाखस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया। मंत्री स्तरीय उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि का रुख एशिया की तरफ हो जाने से क्षेत्र में संपर्क के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा हो रहे हैं। Maritime connectivity, in particular, has played a significant role in creating regional corridors for trade and economic linkages, as indeed for cultural and intellectual exchanges over the centuries. They too assume a new prominence in contemporary times for being more competitive, seamless and greener. विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत कमियों को दूर करना होगा। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क के महत्व को पहचानते हुए चाबहार में निवेश करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर कुछ समय तक चर्चा जारी रही,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2016 में ईरान यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे के निर्माण के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने हस्ताक्षर कर दिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाबहार में शाहिद बहिश्ती बंदरगाह पर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के निर्माण और संचालन से इस महत्वपूर्ण प्रयास को व्यावहारिक रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि इस समझौता भारत, अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के बीच समृद्ध सभ्यता, सांस्कृतिक और व्यापार संबंधों को श्रद्धांजलि है। Today's event reflects India's strong commitment to work together with all regional stakeholders to enhance connectivity in our region and to provide unhindered access to the sea to landlocked Central Asian countries through Chabahar. Today's event also commemorates 5 years of the signing of the tripartite agreement on the establishment of a trilateral transport and transit corridor. विदेश मंत्री ने कहा कि चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और खुशहाली की दिशा में हमारी साझी प्रतिबद्धता का भी परिचायक है। उन्होंने कहा कि भारत ने मानवीय सहायता के रूप में पिछले वर्ष सितंबर में चाबहार बंदरगाह के जरिए 75,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को भेजा। उन्होंने बताया कि टिड्डियों से निपटने में मदद के लिए पिछले वर्ष जून में भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए ईरान को 25 मीट्रिक टन मेलाथियान भेजी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC एक महत्वपूर्ण व्यापार गलियारा परियोजना है। उन्होंने कहा कि भारत ने INSTC मार्ग में चाबहार को शामिल करने का भी प्रस्ताव किया है। The International North-South Transport Corridor, INSTC, is an important trade corridor project wherein India is partnering with 12 countries to establish an economic corridor for the benefit of our peoples. We also welcome the interest of Uzbekistan and Afghanistan to join the multilateral corridor project. Establishing an eastern corridor through Afghanistan would maximize its potential. India has also proposed the inclusion of Chabahar in the INSTC route. विदेश मंत्री ने आशा व्यक्त की कि INSTC की समन्वय परिषद की बैठक में सदस्य देश चाबहार को शामिल कर INSTC मार्ग के साथ साथ इस परियोजना की सदस्यता के विस्तार पर भी सहमत होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन के साथ बातचीत की। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध का महत्व उसके पड़ोसी पहले की नीति में निहित है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति में भी प्रासंगिकता बढ़ रही है। बांग्लादेश न केवल दक्षिण एशिया बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी भारत का बहुमूल्य साझेदार है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देश सुरक्षा, व्यापार, संपर्क और परिवहन से लेकर संस्कृति तथा रक्षा तक सभी क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का स्तर इस तरह है कि सभी मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वदेश में निर्मित कोविड टीका कोवैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षण में 81% कारगर साबित हुई है। ये टीका भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से विकसित किया है। इसके महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन का काम 8 महीने से कम समय में पूरा होना आत्मनिर्भर भारत की उभरती शक्ति का परिचायक है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने बताया कि ये टीका कोविड के नए स्ट्रेन से निपटने में भी प्रभावशाली होगा। सरकार ने कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए 24 घंटे टीकाकरण की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट में कहा कि लोग अपनी सुविधानुसार 24 घंटे और 7 दिन कोविड का टीका लगवा सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ समय के मूल्य को महत्व देते हैं। देश में अब तक 1 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 9,94,452 लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच कल 14,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर 97.03% तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1,08,26,000 रोगी ठीक हो चुके हैं और 1,73,413 सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमित मामलों का 1.55% है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 17,407 नए मामले सामने आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,11,56,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में कल 89 रोगियों की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,57,000 से अधिक हो गई है। कल विभिन्न जांच केंद्रों में 7,75,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक देशभर में कुल 21,91,00,000 कोविड जांच की जा चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली की एलएनजेपी अस्पताल में अपने माता पिता के साथ कोविड का पहला टीका लगवाया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी पात्र लोगों से अपील की है कि वे टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में टीके लगवाएं। श्री सिन्हा ने आज जम्मू में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में टीका लगवाने के बाद ये अपील की। उन्होंने कहा कि टीका लगवाकर ही हम प्रदेश को कोविड मुक्त कर सकते हैं। इस बीच प्रदेश में 70% से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी और 60% के करीब अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जा चुका है और इसके दुष्प्रभाव का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक और रोगग्रस्त 60 वर्ष से नीचे के 15 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पुद्दुचेरी में अब तक कुल 12,941 लोगों को टीके लगाए गए हैं। इनमें 10,132 स्वास्थ्यकर्मी और 1,864 अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। तेलंगाना में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में 28,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से ऊपर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को टीका लगाया जा रहा है। राज्य में अब तक 4,79,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कोविड का टीका लगवाने वाले वरिष्ठ नागरिक मधु गोपाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वे टीकाकरण की प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्हें नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में कोविड टीका लगाया गया था। उन्होंने बताया कि टीका लगवाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और वे तत्काल अपने सामान्य कामकाज में लग गईं। मैं मार्च महीना में 1 तारीख को वैक्सीनेशन लेने गई थी। मैं ऑनलाइन बुक कराई थी। साकेत मैक्स हॉस्पिटल में मेरी वैक्सीनेशन थी। वहाँ बहुत ही अनुशासन से काम चल रहा था। 3 कमरे थे, एक में ऑब्जर्वेशन, एक में वैक्सीनेशन एंड थर्ड रूम में ऑब्जर्वेशन के लिए लोग बैठे हुए थे। सारे लोग सेवा भाव से काम में जुड़े हुए थे। उनके मनोभावना से मेरी उनके लिए श्रद्धा बढ़ती चली गई। मैं बहुत खुश हूँ इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया। मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी। कोई रकम की तकलीफ मेरे को नहीं महसूस हुई थी। आकाशवाणी से बातचीत में सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए टीका जरूरी है। फेज 3 ट्रायल एक इम्पोर्टेंट ट्रायल होता है, इसलिए ये स्पष्ट बताया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। और ये देखते हुए कि कोविड जो पैंडेमिक भारत में चल रहा है उसमें हमें इसकी जरूरत है, इसलिए इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया था। अब जब ये तीसरा फेज का ट्रायल आ चुका है और जिसमें अराउंड 27,000 टोटल जो है पार्टिसिपेंट्स थे 18 ईयर्स अबव, और उसमें देखा गया कि 80% से ज्यादा एफिकेसी देखी गई और सेफ्टी भी देखी गई। तो अब ये बिल्कुल जो है प्रमाणित हो जाता है कि ये वैक्सीन जो है बहुत सेफ है और इसकी एफिकेसी जो बाहर की वैक्सीन है, फाइजर है, मॉडर्ना है, उन वैक्सीन के बिल्कुल कंपेरेबल है। और हम जानते हैं कॉस्ट तो इसकी बहुत ही कम है। तो जो हम स्टोरेज कंडीशंस हैं वो बहुत ही फेवरेबल है इंडिया के हिसाब से। राजस्थान में भी वरिष्ठ नागरिक कोविड टीका लगवाने में आगे हैं। कोरोना टीकाकरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों ने कल भारी उत्साह दिखाया और 60 साल से अधिक उम्र के 1,95,000 से अधिक लोगों ने टीके लगवाए। झालावाड़ जिले में बोड़खेड़ी गांव की 105 वर्षीय वृद्ध महिला ने भी टीका लगवाया। इस बीच 39 दिन बाद कल प्रदेश में 200 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। कल कुल 215 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें से 50 मरीज अकेले डूंगरपुर जिले में मिले हैं। जयपुर जिले में भी एक माह बाद कल 40 संक्रमित मिले हैं। मुख्य
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक संदेश में कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और कई प्रदेशों में यह तेजी से फैल रहा है। उन्होंने अपील की कि जनता कोरोना के खिलाफ जंग में ढिलाई न बरते, भीड़ से बचे, मास्क लगाएं और हाथ धोने जैसी सावधानियों का पालन करें। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर बढ़कर 2.5% हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विशेष रूप से महाराष्ट्र से जुड़े जिलों में बचाव के एहतियाती उपाय करने के एक बार फिर निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में बुधवार को 417 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 293 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। कोविड से किसी मृत्यु की सूचना नहीं है। मरने वालों की कुल संख्या 3,865 है। राज्य के कुल 52 जिलों में से 15 में कोई नया कोविड मामला सामने नहीं आया है। सबसे अधिक संक्रमण के मामले इंदौर में 156, जबकि भोपाल में 90 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अस्पतालों में अधिकांशतः ऑक्सीजन और आईसीयू बेड खाली हैं। मध्य प्रदेश में रिकवरी दर 97.4% है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बृहन मुंबई नगर निगम ने बताया है कि ब्राजील से मुंबई आने वाले यात्रियों को 7 दिन तक अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना पड़ेगा। ब्रिटेन, यूरोप, पश्चिम एशिया और साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को भी निगरानी में रखा जा रहा है। केंद्रीय आरोग्य एवं कुटुंब कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी क्वारंटाइन नियमों में ब्राजील का भी समावेश किया गया है। इस दिशा निर्देशों के आधार पर डीएमसी ने एक परिपत्रक जारी किया है। इसके अनुसार ब्राजील से या ब्राजील से होते हुए हवाई जहाजों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन तक आवश्यक भुगतान कर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके फ्लाइट में आए हुए यात्रियों को भी यह क्वारंटाइन बंधनकारक रहेगा। 7वें दिन इन यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी एवं पॉजिटिव या कोरोना के लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को अस्पताल में भेजा जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट आए हुए यात्रियों को 7 दिन तक घर में ही क्वारंटाइन रहना बंधनकारक होगा। महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्य के यात्री जो मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ रहे हैं, उनके पास अगर नेगेटिव रिपोर्ट होगी तो उन्हें यह क्वारंटाइन बंधनकारक नहीं रहेगा। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बाजरे को लोकप्रिय बनाने में भारत की अग्रणी भूमिका महत्वपूर्ण। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने का भारत का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वसम्मति से पारित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, वैश्विक आर्थिक वृद्धि का रुख एशिया की तरफ बढ़ने से इस क्षेत्र में संपर्क के अभूतपूर्व अवसर पैदा हो रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के महत्व के पीछे पड़ोसी पहले की नीति और भारत की एक्ट ईस्ट नीति की बढ़ती प्रासंगिकता है। देश में निर्मित पहला कोविड टीका कोवैक्सीन 81% मामलों में प्रभावी साबित हुआ। देश में अब तक 1,66,16,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने म्यांमार में हुए सैन्य विद्रोह के खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी। कल एक ही दिन में 38 प्रदर्शनकारियों की मौत। और खेलों में अहमदाबाद में चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में चायकाल तक इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5 विकेट पर 144 रन बना लिए। साइना नेहवाल और पी कश्यप स्विस ओपन बैडमिंटन में हारे। स्पेन में 35 बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में एशियाई चैंपियन पूजा रानी सेमीफाइनल में पहुंची। चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर सभी पेट्रोल पंपों और अन्य संस्थाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के विज्ञापन और होर्डिंग को 72 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की और आरोप लगाया कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं और टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। राज्य में निर्वाचन आयोग की बैठक में पर्यवेक्षकों की तैनाती के साथ ही चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। त्रिपुरा के राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 सदस्यीय त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मानिल ले डे ने कहा कि चुनाव 4 अप्रैल को कराए जाएंगे और 8 अप्रैल को मतगणना होगी। गुजरात में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 2 बड़े वस्त्र पार्क बनाएगी।
इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कल विधानसभा में बजट भाषण के दौरान की। एक रिपोर्ट। गुजरात में यह 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क केंद्रीय बजट में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की गई घोषणा के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। कपड़ा उद्योग के जानकारों का मानना है कि इस कदम से देश के कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर स्पर्धात्मक बनाने में मदद मिलेगी। इस मेगा टेक्सटाइल पार्क से न केवल निवेश बढ़ेगा और निकास में बढ़ोतरी होगी, लेकिन रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। एसोचैम गुजरात स्टेट काउंसिल के को चेयरमैन चिंतन ठाकर का कहना है कि सिंगल क्लस्टर की वजह से ज्यादा निवेश लाने में मदद मिलेगी। गुजरात के बजट में टेक्सटाइल उद्योग को सब्सिडी के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन भी स्थानीय कपड़ा उद्योग को स्पर्धात्मक बनाने में मददरूप साबित होगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले के होया हातू गांव के नजदीक एक जंगल में आज सवेरे नक्सलियों द्वारा किए गए विस्फोट में झारखंड जगुआर के 2 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हो गए हैं। घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान भी घायल हो गया है। 10 दिनों के भीतर नक्सलियों के विस्फोट की ये दूसरी घटना है। इलाके में राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस बीच पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करें। किसी देश की संरचना के विकास में विकसित प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है और इससे युवा वर्ग बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते उन्हें कुशल प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और उचित अवसर दिया जाए। वे आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 61वें स्थापना दिवस पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने शैक्षणिक क्षेत्र के संबंधों को और मजबूत बनाने पर ध्यान देने तथा इंजीनियरिंग के छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। सड़क परिवहन और उच्च राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेस वे अगले वर्ष अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में और 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। द्वारका एक्सप्रेस वे के भौतिक निरीक्षण के बाद आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला 9 किलोमीटर लंबा 8 लेन का फ्लाईओवर एक खंभे पर टिका है। उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेस वे देश का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे है। श्री गडकरी ने कहा कि इससे दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होगा। उन्होंने कहा कि ये पहला उदाहरण होगा जहां 12 किलोमीटर के आसपास बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम के स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि म्यांमार में तख्तापलट के बाद से हो रहे प्रदर्शनों में कल का दिन सबसे हिंसात्मक रहा। म्यांमार में 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन में कल एक ही दिन में 38 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत क्रिस्टिन स्क्रैनर बर्जनर ने म्यांमार के उप सैन्य प्रमुख सो विन के साथ बातचीत में आगाह किया कि तख्तापलट के लिए उन्हें अन्य देशों से कड़ी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जवाब में सो विन ने कहा कि उन्हें प्रतिबंधों की आदत है और पहले भी ऐसी स्थितियों से निपट चुके हैं। यांगून में कल 8 लोग मारे गए, इनमें से 7 की मौत सुरक्षा बलों की गोलीबारी में हुई। आसियान देश म्यांमार में लोकतंत्र बहाल करने और आंग सांग सूची के नेतृत्व में सरकार की वापसी के लिए सर्वसम्मति से बयान जारी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने म्यांमार से संयम बरतने का आह्वान किया। अमरीकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो म्यांमार में हो रही हिंसा से काफी निराश हैं। यूरोपीय संघ ने भी कहा है कि निहत्थे नागरिकों और चिकित्सा कर्मियों को गोली मारना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और अब खेल जगत की खबरें लवलीन निगम से। अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 160 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अक्षर पटेल ने शुरुआत में ही 2 विकेट झटक कर इंग्लैंड को संकट में डाल दिया। भारत ने टीम में एक बदलाव करते हुए जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को अंतिम एकादश में शामिल किया। भारत अगर ये मैच जीतता है या फिर ड्रॉ रहता है तो उसे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के उद्घाटन मैच में न्यूजीलैंड के साथ खेलना होगा। पिछले हफ्ते तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को सिर्फ 2 दिन के खेल में हराकर श्रृंखला में 2-1 की बढ़त ली हुई है।
साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल को थाईलैंड की पी चाइवान ने हराया। पुरुष वर्ग में कश्यप को स्पेन के पाब्लो एबियन से हार का सामना करना पड़ा। प्रणीत, सौरभ वर्मा, अजय जयराम दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पीवी सिंधु भी आसानी से अपना मैच जीतकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। भारत की मुक्केबाज पूजा रानी 35वें बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्पेन में चल रहे इस टूर्नामेंट में रानी ने 75 किलो भार वर्ग में इटली की असुंता कैनफोरा को हराया। इससे पहले 51 किलो भार वर्ग में एमसी मैरीकॉम, 60 किलो भार वर्ग में सिमरनजीत कौर और 57 किलो भार वर्ग में जैस्मिन भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। 69 किलो भार वर्ग में लवलीना क्वार्टर फाइनल में ही हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं के सम्मान में उनकी गाथा की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रतसर कला गांव की पूर्व ग्राम प्रधान स्मृति सिंह ने अपने गांव और ग्रामवासियों के विकास के लिए उल्लेखनीय काम किया है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। स्मृति सिंह अपने गांव में महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारने पर लगातार काम कर रही हैं। वह ग्रामीणों की परेशानियां दूर करने के लिए उनके साथ घंटों समय बिताती हैं। वो अपने गांव में महिला सशक्तिकरण पर भी काम कर रही हैं। गांव में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी और कच्ची सड़कों की थी। इससे निपटने के लिए उन्होंने जगह जगह आरओ प्लांट लगवाए, सड़कों का निर्माण किया। आकाशवाणी से बातचीत में स्मृति सिंह ने बताया कि उनका उद्देश्य गाँव में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बढ़ावा देना है। मैंने उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा स्कूल एक जो है कायाकल्प योजना के तहत बनाया। बाकी भी स्कूल्स कायाकल्प योजना के तहत बनाए। सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए और सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स भी लगवाई। जो एक भी एसएचजी नहीं थी, मैंने एसएचजी 1 से लेकर के अब मेरे यहाँ 8 एसएचजी बन चुकी हैं। मैंने बच्चियों को सैनिटरी पैड बनाने की ट्रेनिंग दिया। एसएचजी को जो है फूड प्रोसेसिंग और अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग दी है। मैंने अपने यहाँ की एसएचजी महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दिलवाई है। स्मृति कई नामी कॉरपोरेट कंपनियों में भी काम कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने चकाचौंध भरी जिंदगी का साथ छोड़ गांव की मिट्टी से जुड़ने का फैसला किया। उनके कार्यों को समय समय पर राज्य सरकार द्वारा सराहा भी जाता है। दीक्षा सक्सेना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस महान संगीतकार की एक प्रस्तुति। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बाजरे को लोकप्रिय बनाने में भारत की अग्रणी भूमिका महत्वपूर्ण। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने का भारत का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वसम्मति से पारित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, वैश्विक आर्थिक वृद्धि का रुख एशिया की तरफ बढ़ने से इस क्षेत्र में संपर्क के अभूतपूर्व अवसर पैदा हो रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के महत्व के पीछे पड़ोसी पहले की नीति और भारत की एक्ट ईस्ट नीति की बढ़ती प्रासंगिकता है। देश में निर्मित पहला कोविड टीका कोवैक्सीन 81% मामलों में प्रभावी साबित हुआ है। देश में अब तक 1,66,16,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने म्यांमार में हुए सैन्य विद्रोह के खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी। कल एक ही दिन में 38 प्रदर्शनकारियों की मौत। और खेलों में अहमदाबाद में चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में चायकाल तक इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5 विकेट पर 160 रन बना लिए। साइना नेहवाल और पी कश्यप स्विस ओपन बैडमिंटन में हारे
और स्पेन में 35वें बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में एशियाई चैंपियन पूजा रानी सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।